हेलो, माय नेम इज देवांग। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इस लेक्चर सीरीज में हम मेनली फोकस करेंगे गेट एग्जामिनेशन को। हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। हम हर एक कॉन्सेप्ट के वेरियस एग्जांपल लेंगे ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। तो हम किस शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये अपने बीटेक बीटेक के सिलेबस में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। लेकिन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेके चलने के लिए मैं एक बार ये कवर करूंगा। इसके बाद हम लेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करा जाता है, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉन्करेंट प्रोसेस एक साथ वर्क कर सकते हैं, डेडलॉक किस किस कंडीशन पे आ सकता है, उसे रिकवर कैसे करना है, उसे प्रिवेंट कैसे करना है। उसके बाद थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स को कैसे कंट्रोल करा जाता है, थ्रेड्स के क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस है, कितने तरह के होते हैं, वो हम सब प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्टली देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन जो कंसर्न होगा वो ये होगा, मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ाना, मतलब आपकी कम मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। उससे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन। छोटी छोटी रैम चिप से कैसे बहुत बड़ी मेमोरी बनाई जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे लिंकिंग, लोडिंग और एड्रेस बाइंडिंग। कैसे फंक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है और फंक्शन 3 है। फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है, या फंक्शन 1 फंक्शन 2 और फंक्शन 3 को एक साथ कॉल कर रहा है। तो कैसे इनकी लिंकिंग होगी आपस में ताकि रन रन टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, कोई डिले ना हो सके। इसलिए लिंकिंग कैसे परफॉर्म होगी। लोडिंग कैसे होती है, लोडिंग क्या होती है। उसके बाद आएगा एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग कैसे करी जाती है, आपकी जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड हो जाता है प्रोग्राम, लोडर जो आपका करता है, लोडिंग परफॉर्म होती है लोडर के द्वारा। जो लोडर होता है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आपके प्रोग्राम को लोड कर देता है। उसके बाद उसे कौन सी मेमोरी एलोकेट होती है, उस एड्रेस जो मेमोरी एड्रेस है उससे एड्रेस से बाइंड कैसे होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे मेथड्स। मेमोरी मैनेजमेंट किन किन मेथड्स के थ्रू होती है। मेथड्स में हम पढ़ेंगे मेनली पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटिंग पेजिंग। ओके। उसके बाद हम लास्टली देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। आप में से सभी ने वर्चुअल मेमोरी के बारे में सुना तो होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर ये ना होता तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्टली डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम। इसमें हम ये देखेंगे कि फाइल कैसे मैनेज करी जाती है, कैसे उन्हें प्रिजर्व करा जाता है, कैसे कैसे ब्लॉक्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, इंटर रिलेट कैसे होते हैं। अगर आपको रन टाइम पे फाइल का साइज बढ़ाना है तो वो कैसे होगा, वो सब हम फाइल सिस्टम में देखेंगे। ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम गेट के अंदर कितनी वेटेज कैरी करता है। अगर गेट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गेट एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला ऑन एन एवरेज 8 से 10 मार्क कैरी करता है। जो ये एनालिसिस है ये लास्ट 10 से 15 ईयर के एग्जामिनेशन पेपर पे की गई है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अब ये होगा, हम सब कुछ डेप्थ में तो नहीं जा सकते, लेकिन जो हम मेनली फोकस होके, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, वो होंगे दो टॉपिक। फर्स्ट वन तो होगा आपका सीपीयू शेड्यूलिंग और सिंक्रोनाइजेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग और सिंक्रोनाइजेशन 40% ऑफ वेटेज कैरी करता है। अगर मान लीजिए आपका 10 मार्क्स का आया है तो 4 मार्क्स के आपका सीपी शेड्यूलिंग और सिंक्रोनाइजेशन आएगा। आप लिख के ले लीजिए, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पिछले 10 साल के आप एग्जामिने मतलब पेपर उठाइए गेट के, उसके अंदर चेक कीजिए। आप अगर उसमें ओएस आया है, जो कि आएगा ही ऑन एन एवरेज 8 से 10 मार्क्स का आता है, तो आएगा ही आएगा।
तो आपको एक ना एक क्वेश्चन सिंक्रोनाइजेशन या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग का मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद और बाकी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो वेटेज हाई वेटेज कैरी करते हैं, मेथड्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, जो पेजिंग है, मल्टी लेवल पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेड पेजिंग है, ये सब भी आपके 40% वेट कैरी करते हैं एग्जामिनेशन का। क्योंकि मतलब अगर वो अकर होगा तो 40% चांसेस हैं कि ये वाले टॉपिक्स अकर होंगे ही होंगे। तो हम मेनली फोकस करेंगे इन दोनों पे, और बाकी बचे हम सबको एक ढंग से देखेंगे, ताकि अगर बाई चांस ये बाकी सब भी आए तो आप उनमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। इट इज एन इंटरफेस, it is an interface between hardware and user applications। मीन्स ये एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्डवेयर जो होता है वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, और जो यूजर एप्लीकेशन होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करती है, हाई लेवल लैंग्वेज पे बिल्ड होती हैं। और जो हार्डवेयर है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ सकता है, तो उसके बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मिडल लेयर है, उसके नीचे है हार्डवेयर, उसके ऊपर आते हैं आपके यूजर एप्लीकेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रेजेंट टाइम पे एक से ज्यादा यूजर एप्लीकेशन आपके पीसी पे वर्क करती हैं। वो किस तरीके से करती हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमारा एक हम कंप्यूटेशन डिवाइस बना सकते हैं, लेकिन वो एक सिंपल वर्क के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर में आपने एक प्रोग्राम बना दिया 2 नंबर को ऐड करने का, ठीक है? आप a प्लस बी नंबर दीजिए, वो सी में आपका रिजल्ट शो कर देगा। तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड एक हार्डवेयर बना सकते हैं आप डायरेक्टली। उसमें आपको ना तो इंटरफेस की जरूरत होगी ना प्रोग्राम की जरूरत होगी, लेकिन वो एक तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी उसकी, क्योंकि आपको एक टास्क तो करना ही नहीं है, आपको एक से ज्यादा टास्क करने होते हैं। तो इसलिए हम सिंपल हार्डवेयर को अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाए, उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ रन भी कर सकते हैं हम एक ही हार्डवेयर पे। ओके, अब वो कैसे होता है, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कहाँ आता है। जैसे मान लीजिए आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, हम कोई भी एक लैंग्वेज ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये है मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट एक्स, और ये हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, हेलो। अब जब मान लीजिए ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन स्टेट पे जब ये वाली लाइन प्रिंट एफ हेलो जब एग्जीक्यूट होगी, तो जो प्रिंट एफ है वो इंटरनली सिस्टम राइट सिस्टम कॉल को इनेबल करेगा। राइट सिस्टम कॉल, ये सिस्टम कॉल का सिंबल है। सिस्टम कॉल क्या होता है? ये एक रिक्वेस्ट होती है। सिस्टम कॉल लिख लीजिए, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल्स क्या होती है? सिस्टम कॉल, it is an request made by user application to the operating system. It is an request made by user application to the operating system in order to get any kind of resources from hardware or hardware resources. Okay, तो ये एक सिस्टम कॉल एक तरह की रिक्वेस्ट होती है जो यूजर एप्लीकेशन हार्डवेयर से कर रहा है, यूजर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से कर रहा है, सॉरी, यूजर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से कर रहा है हार्डवेयर को पाने के लिए। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हमने नाम दे रखा है सिस्टम कॉल। तो प्रिंटफ राइट सिस्टम कॉल को इनेबल करता है ताकि हमारा हेलो जो है हमारी डिस्प्ले पे प्रिंट हो सके। प्लीज नोट दिस स्टेटमेंट।
Operating system is a resource allocator because it is responsible for allocating resource of a computer. अब आप ये इस डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेटर कहलाता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उत्तरदायी होता है रिसोर्सेज एलोकेट करने का एक कंप्यूटर के। अब रिसोर्सेज किस किस तरह के हो सकते हैं? रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओके, अब हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके ड्राइव हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, आईओ हो सकता है। मेमोरी और आईओ मान लेते हैं, ठीक है, मेमोरी और आईओ। और ये हो सकता है फाइल हो सकता है, फाइल सिस्टम जिसे बोलते हैं हम। और ड्राइव हो सकता है, ठीक है, फाइल सिस्टम और ड्राइव हो सकता है। ओके, इसके बाद अब हम, आप ये नोट कर सकते हैं, वो गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वन है द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूजर। ओके, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर को उसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा हाई कर दी लेकिन हर यूजर उसे चला नहीं सकता, तो वो एक अच्छा इंटरफेस नहीं माना जाएगा। ओके, जो सेकेंडरी गोल है वो होना चाहिए एफिशिएंसी, मींस हाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरह यूटिलाइज होने चाहिए, जैसे कि मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम टाइप लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या कहता है, वो हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल आपका मेन मेमोरी है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर बहुत सारे जॉब्स आपको मिले हुए हैं करने के लिए। एक साथ यूजर ने दे रखे हैं आपको, अलग अलग यूजर की जॉब्स हैं। यह आपका सीपीयू है, यहाँ आपका आईओ डिवाइसेस है। ओके, अब आईओ डिवाइस क्या होते हैं आपको पता होगा, मतलब कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आपके आईओ डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज करके कोई एक जॉब सेलेक्ट करेगा जिसे यहाँ डिस्पैच करेगा वो सीपीयू पे। ओके, उसके बाद J2 यहाँ आ गया। अब J2 जब एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मान लीजिए उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो J2 जो है वो यहां से प्रीएम्प्ट होके यहाँ एलोकेट हो जाएगा, मतलब उसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट कर दी जाएंगे। लेकिन इस टाइम के दौरान इन द मीन वाइल जो सीपीयू है वो हमारा आइडियल कंडीशन में रहेगा। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कहना है। ओके, तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूशन करता है, मतलब जब तक J2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक कोई और जॉब हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब सीपीयू को नहीं दे सकते जबकि सीपीयू हमारा खाली है। ओके, तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ द जॉब इज कंप्लीटेड completely then only the new job is introduced to the system। ओके, जैसे कि आप लाइन से समझ ही गए होंगे, जब तक हमारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं इसका, आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, लास्ट इंस्ट्रक्शन है आपके इनपुट आउटपुट के लिए। आप कह सकते हैं मैंने सीपीयू का वर्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी भी आपका इनपुट आउटपुट का वर्क रह रहा है। तो जब तक आपका आईओ का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ये नहीं बोल सकते मेरी जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट, मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुई है हमारी जॉब। ओके, तो जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हम नई जॉब को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आपको क्या क्या
डिसएडवांटेज मिल सकती हैं। तो डिसएडवांटेज करके लिख लीजिए आप। डिसएडवांटेज हो सकती है। फर्स्ट वन तो है, आप देख सकते हैं ये सीपीयू की आइडलनेस को बढ़ा देगा, मतलब इट इंक्रीज द आइडलनेस ऑफ द सीपीयू। ओके, अगर मान लीजिए सीपीयू ज्यादा टाइम आइडल रहेगा तो उसकी वजह से हमें क्या दिक्कत मिल सकती है, ये लिख लेते हैं। इंक्रीज्ड द आइडियलनेस ऑफ द सीपीयू। अब इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसकी वजह से हमारे बहुत सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहली आएगी जो हमारा थ्रूपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट आप लोगों को पता ही होगा, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड इन अ पॉइंट ऑफ टाइम और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसे हम थ्रूपुट कहते हैं। मतलब मान लीजिए हमने 1 घंटे में 1000 जॉब करी है तो हमारा थ्रूपुट हो गया 1000 जॉब डिवाइड बाय 1 आवर। ओके, तो डिक्रीज थ्रूपुट, आप पॉइंट बना के लीजिए, इट कॉज डिक्रीज थ्रूपुट। ओके, हम सेकेंड टाइप ले लेते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेन यही मान लीजिए, फिर ये मेन मेमोरी है, यहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, उसके ऊपर बहुत सारी जॉब्स है। अब आपको पता होगा जॉब्स क्या होती हैं, नहीं पता तो हम आगे जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ओके, सीपीयू है यहाँ आपका एक, यहाँ आपका आईओ डिवाइस है। ओके, आपने यहाँ एक जॉब सेलेक्ट करी, उसे यहाँ डिस्पैच कर दिया, वो कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे, प्रोसेस में कैसे समझेंगे कि कैसे होता है, क्या सिलेक्ट होता है। अब मान लीजिए जॉब, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है, अगर एक स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं, इफ द प्रोसेस इज लीविंग द सीपीयू फॉर परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग the IO operations. So another process is introduced to the CPU। और इंट्रोड्यूस की जगह आप यहाँ शेड्यूल भी बोल सकते हैं, डिस्पैच भी बोल सकते हैं। तो इस लाइन से आप क्या समझ सकते हैं, अगर प्रोसेस सीपीयू को लीव करता है आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरी प्रोसेस का मतलब है हम यहाँ जॉब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोसेस को। ओके, तो अगर एक जॉब सीपीयू को लीव कर रही है आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसी सेम टाइम पे दूसरी जॉब सीपीयू को इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए J5 है, J5 को आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो J5 यहां से हटके यहां शेड्यूल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइम पे हमारा सीपीयू खाली है, तो क्या होगा, यहां से एक जॉब दोबारा सेलेक्ट होगी जो सीपीयू को इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी, मतलब जिसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब प्रीवियस अप्रोच में और इस अप्रोच में क्या फर्क है। जब उसकी ड्रॉबैक थी वो हमने कवर कर ली है, तो उसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट मिले। बेनिफिट जो सबसे पहला हो, एडवांटेज करके लिख लीजिए, एडवांटेजेस। फर्स्ट वन है CPU utilization is increased. Okay, increased CPU utilization. It increased the CPU utilization. आप देख ही सकते हैं कि CPU खाली रह ही नहीं रहा, क्योंकि सभी को पता है CPU का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसी CPU फ्री हो रहा है हम उसे दूसरी जॉब दे रहे हैं, और फिर दोबारा फ्री हो रहा है हम उसे तीसरी जॉब दे रहे हैं। तो सीपीयू का टाइम है जब वो है प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा तो हमारा जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ जॉब्स परफॉर्म्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर मान लीजिए एक ही टाइम पे आपकी एक से ज्यादा जॉब परफॉर्म हो रही है, क्योंकि
यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लग सकता है? जैसे हमारे लिए तो ये कंप्लीट सिस्टम है ना, मेमोरी, सीपीयू, आईओ डिवाइस मिला के एक सिस्टम है हमारे लिए, हमारा पीसी है। उसमें एक बार में हमारा एक टास्क परफॉर्म हो रहा है और उसी टाइम पे हमारा दूसरा टास्क भी परफॉर्म हो रहा है। और वो टास्क क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वेब एप्लीकेशन चल रही है, एक है, आप एक बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा, आप डाटा कॉपी कर रहे हैं, इनपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस से, मतलब पेन ड्राइव से अपने मेमोरी में डाटा कॉपी कर रहे हैं, या अपने पीसी से एक पेन ड्राइव में डाटा कॉपी कर रहे हैं, तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब आई ऑपरेशन हो गया। और सेम टाइम पे आप दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो एक साथ दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग मींस मल्टी प्रोसेसिंग डन हो रही है एक साथ। आप एक बार में एक से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू तो हमारे पास सिंगल है, तो क्या हम एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। तो लेकिन एक टास्क आईओ परफॉर्म कर रहा है, एक टास्क सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, मतलब सीपीयू ऑपरेशन कर रहा है, और एक टास्क अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि एक साथ दो चीजें चल रही हैं, जो कि नहीं हो सकता। ओके, तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो आपको एक इल्यूजन दे सकता है कि एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर को हमने बनाया है, क्या आप एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं? मान लीजिए इस हाथ से आप कुछ लिख रहे हैं, दूसरे हाथ से आप कुछ और लिख सकते हैं। इस हाथ से आप मैथ पढ़ रहे हैं, इस हाथ से आप ड्राइंग बना रहे हैं, इस हाथ से आप मैथ के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो जब हमने कंप्यूटर को बनाया, तो कंप्यूटर हमसे ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है? अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, हाँ, आप फ्यूचर में जाके हो सकते हैं, आप दो सीपीयू इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दो दो अलग अलग टास्क परफॉर्म हो सकते हैं एक साथ। लेकिन एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकता है एक सीपीयू के द्वारा। ओके, इसके हम आगे वेरिएशन पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें मल्टी प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसी को एक्सटेंड करके मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये मेन मेमोरी है हमारी, यहाँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ हमारे सेवरल जॉब्स हैं। जॉब्स क्या हो सकते हैं आपको पता ही है, जो हमारी यूजर प्रोग्राम चल रहे हैं वो ये हमारी जॉब्स हैं। ओके, तो यहाँ हमारा मान लीजिए सीपीयू है, यहाँ हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इस कॉन्सेप्ट में हमें एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो कि है टाइम क्वांटम। लिख लीजिए, टाइम क्वांटम। ये आपका एक टाइम स्लॉट है, जो कि एक प्रोसेस को एलोकेट करा गया है उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब क्या है? ये आपका टाइम है, ये ना सिंपल स्लॉट्स में बटा हुआ है, और हर एक स्लॉट को हम टाइम क्वांटम बोल रहे हैं। तो आप एक जॉब को एक टाइम क्वांटम या एक स्लॉट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब इसके अंदर तीन वेरिएशन पॉसिबल है। कैसे? पहली वेरिएशन है, उस टाइम क्वांटम के अंदर उसका टास्क कंप्लीट हो जाए, तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए J2 आपने सेलेक्ट करा, J2 सीपीयू को इंट्रोड्यूस कराया गया, मतलब J2 को सीपीयू को एलोकेट कराया गया, मतलब J2 के पास अभी सीपीयू है, तो J2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्वांटम के अंदर कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा? ये सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां से भी J2 गायब हो जाएगा, और यहां से भी J2 गायब हो जाएगा। ओके, ये तो हो गई पहली वेरिएशन। अब हो गया आपका दूसरा वेरिएशन। क्या हो सकता है? दूसरे वेरिएशन में हो सकता है कि जॉब कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो, तो क्या होगा? कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो पाए तो होगा J2 आपका यहां इंट्रोड्यूस हुआ। मान लीजिए J2 का एग्जीक्यूशन टाइम है फोर टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम एक यूनिट मान लिया हमने, तो 4 टाइम क्वांटम लगेंगे। तो आपने J2 को एक बार इंट्रोड्यूस कराया, एक जे एक टी क्यू कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसे एक टाइम क्वांटम उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए हमने प्रोवाइड करवाया था, उसने एक टी क्यू अपना एग्जीक्यूट कर लिया है। तो उसके बाद J2 वापस यहीं इंट्रोड्यूस हो जाएगा सिस्टम के अंदर ही, तीन टाइम क्वांटम के साथ। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या हो सकता है? नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है J2 को मिल जाए, हो सकता है J3 को मिले, हो सकता है J1 को मिले, हो सकता है J4 को मिले, किसी को भी मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे, हम कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या यूज कर रहे हैं। ओके, और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किस किस बेस पे वर्क करेगी, अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, प्रायोरिटी हो सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है,
वो सब हम आगे कवर करने वाले हैं। ओके, तो तीसरी जो वैरायटी है, तीसरी वैरायटी है, मान लीजिए वो एग्जीक्यूट कर रहा था, बीच में उसे एक आई ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, जो कि हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग जिस पे बेस्ड है। तो होगा ये J2 यहां आ गया, एग्जीक्यूशन के दौरान उससे आईओ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो यहां से प्रीएम्प्ट होके यहां शेड्यूल हो जाएगा। इस दौरान यहाँ पे एक नई जॉब इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी, मान लीजिए J4। ओके, तो सीपीयू के अंदर तो J4 एग्जीक्यूट कर रही है, आईओ के अंदर J2 एग्जीक्यूट कर रही है। और एक एक आपने ये देखा होगा, टाइम क्वांटम बहुत ही छोटा एलोकेट होता है, मान लीजिए 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 सेकेंड के अंदर 10⁻⁻⁹ या 10⁻⁹ नैनो सेकेंड होते हैं। अब मान लीजिए 10⁻⁹ नैनो सेकेंड है, आपके पास 1000 जॉब है, 1000 जॉब है। ठीक है, हर एक जॉब को कितना टाइम मिलेगा? 10⁻⁶ टाइम मिलेगा। अगर आपके पास 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड के अंदर एक जॉब को एक काम करने के लिए 10 वो 1 नैनो सेकेंड यूज होता है, तो आपके पास 1000 जॉब है, उसे कर हर एक जॉब को कितना टाइम मिलेगा? हर एक जॉब को 10⁻⁶ मतलब 1 माइक्रो सेकेंड मिलेगा अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब मान लीजिए एक जॉब का टास्क कितना हो सकता है, मान लेता हूं मैं 1 मिली सेकेंड है हर एक का टास्क। ठीक है, तो हर एक को 1000 माइक्रो सेकेंड चाहिए, हर एक जॉब को 1000 माइक्रो सेकेंड चाहिए अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, 1000 माइक्रो सेकेंड चाहिए अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें 1 सेकेंड के अंदर उनका मतलब हर एक जॉब का थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम हर एक जॉब में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन देखेंगे, क्योंकि वो स्लॉट के अंदर वर्क कर रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा कि 1000 जॉब एक साथ चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जॉब चल रही है, वो कई हजार बार चल रही है। इसलिए हमें लगता है कि इसका थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया, इसका थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया, इसका थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया, तो सब एक साथ चल रहे हैं। लेकिन नहीं, सब अलग अलग टाइम पे एक बार में एक चल रहा है, अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं सब। ओके, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, वो हमने पिछले एग्जांपल में सब कुछ समझ लिया, बस डेफिनेशन नोट कर लीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज मल्टीटास्किंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सेकंड, only one task is performed at a time, मतलब one operation can be performed at a time. Okay, lastly है, job will be executed in a time sharing mode। जैसे कि हमने देखा ही था कि ये टाइम है, वो स्लॉट्स के अंदर डिवाइड हो गया है और सब जॉब इसे शेयर कर रहे हैं, J3 J4 J5 J5, मतलब ये सारे टाइम स्लॉट हैं, इन सबको इनमें शेयर करना है। हो सकता है एक को एक से ज्यादा मिले, एक को एक भी ना मिले, एक को बहुत सारे मिले, वो सब डिपेंड करेगा शेड्यूलिंग पे। शेड्यूलिंग किस पे होगा? शेड्यूलिंग बेसिस होंगे, शेड्यूलिंग के बेसिस होंगे उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस, वो सब हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में। सीपीयू शेड्यूलिंग में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपके विंडोज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ही आपके मल्टीटास्किंग पे बेस्ड है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ये इसका एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसा होता है, कैसा लग सकता है। मैं मान लीजिए सीपीयू 1 है, यहाँ सीपीयू 2 है, यहाँ का सीपीयू 3 है, यहाँ एक मान लीजिए सीपीयू 0 मान लीजिए, सीपीयू 0, ये सब के सब कनेक्ट हैं एक इंडिविजुअल मेमोरी से। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है एक सिंगल मेमोरी से। ओके, मेमोरी जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेन मेमोरी के अंदर ही आपके जितने भी जॉब्स होते हैं और टास्क होते हैं या फिर प्रोसेस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो सब एग्जीक्यूट होते हैं।
ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे जॉब्स हैं और टास्क हैं और आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं। तो क्या होगा, आप एक जॉब को एक प्रोसेसर प्रोवाइड करवा देंगे। मान लीजिए P3 से मिल गया, P2 आपने CPU2 में वो करवा दिया। यहाँ मान लीजिए P4 आ गया, यहाँ मान लीजिए P1 आ गया। तो क्या हुआ, आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, मतलब बहुत सारे बंदे हैं काम करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। तो हर एक बंदा एक इंडिविजुअल काम करेगा, तो क्या होगा, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम होंगे। तो इसके अंदर कोई ग्रेट लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज पे बहुत सारे काम करना एक ऑब्वियस सी बात है। आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज, आप ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड रिसोर्स पे ज्यादा काम करना, वो एक ग्रेट वर्क है, मतलब वो है लॉजिक की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो हम ये देख लेते हैं, इस पे भी हम इसकी एफिशिएंसी को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे, आप हर एक पीसी पे मल्टी प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट कर दीजिए, मतलब हर एक सीपीयू पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जब भी कोई खाली होगा, या मान लीजिए यहाँ एक इंडिविजुअल आईओ है, एक सिंगल आईओ है, तो आप ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसने दे दिया तो आप इसे को ये अलॉट नहीं कर सकते। मान लीजिए सीपीयू 2 ने, मतलब P2 को आईओ की रिक्वायरमेंट थी, आपने इसे आईओ प्रोवाइड करवा दिया। अब सीपीयू 2 खाली, आपने एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन अभी आईओ भी भरा हुआ है। आप सीपीयू 0 को, मतलब P4 को आईओ अलाउड नहीं करवा सकते, मतलब आईओ एलोकेट नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप सबको आईओ अलग अलग से दे दें, सबको अलग अलग आईओ दे दें, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास हर एक पीसी पे मल्टी प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट हो गई है। तो अब हर एक पीसी पे मल्टीपल प्रोसेसर की तरह काम कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर की तरह कैसे, एक ही प्रेजेंट टाइम पे हो सकता है यहाँ दो जॉब एक साथ एग्जीक्यूट करनी हो, तो आपकी जो थ्रूपुट है वो कई गुना और बढ़ जाएगा। ओके, तो इसके हम पॉइंट्स ले लेते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। एडवांटेज करके आप लिख लीजिए, पहला है इंक्रीज्ड थ्रूपुट। सेकंड लीजिए, इट प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मींस इट इंश्योर फॉल्ट टॉलरेंस। और फॉल्ट टॉलरेंस आप में से कई बंदों ने ये टर्म सुन रखी होगी, कहीं ने नहीं सुनी होगी, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉल्ट, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे आपका एक सीपीयू डाउन चला जाता है, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बहुत सारे सीपीयू हैं, बहुत सारी जॉब है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और सीपीयू डाउन चला गया, तब भी आपके पास सीपीयू अवेलेबल है, आप जॉब कर सकते हैं। एक और सीपीयू डाउन चला गया, अब भी आपके पास एक सीपीयू है, आप काम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपने हाई रेट ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करो, मतलब बहुत सारे फॉल्ट आ भी गए तब भी मेरा काम चल रहा है। अगर ये भी डाउन हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर सब कुछ ही, मतलब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, छोटी छोटी दिक्कत आने पे आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसको प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल कैसे हो गए, तो बहुत महंगा होने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है। इकोनॉमिकल इस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए एक सीपीयू को आप एक अलग पीसी माने, तो आप चार पीसी का काम एक ही पीसी के अंदर कर रहे हैं। वो कैसे, मान लीजिए आपके पास मेमोरी कम लग रही है, आपको हर एक को अलग मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती, आपको नहीं करनी पड़ रही है, एक ही में आप ज्यादा मेमोरी यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी चलो नहीं भी कंसर्न मान लेते हैं, हो सकता है आपको यहां भी उतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गए, मॉनिटर हो गए, ओके। प्रिंटर वगैरह मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं, जब आपको मल्टी प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करनी है तो आपको आईओ सबको अलग देने पड़ेंगे। लेकिन कीबोर्ड हो गए, मॉनिटर हो गए, ये सब तो आप एक इंडिविजुअल से भी काम कर चला सकते हैं, उसमें ही आप मल्टीपल विंडोज आप दिखा सकते हैं उसके अंदर ही। ओके, तो ये इकोनॉमिकल भी है ये अप्रोच। अब बहुत सारे बच्चों को एक छोटा सा डाउट होता है, उन्होंने कहीं ये टर्म सुनी होती है मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस हो, कैसे काम करता हो। तो मल्टी कोर जो होता है, आप डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं लिखूंगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सम कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर मल्टीपल। हाउ, मींस ये आपका प्रोसेसर है, इसके अंदर एएलयू लगे होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है,
कुछ कंट्रोल यूनिट्स होती हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर दो एएलयू हैं, ये तो आपका नॉर्मल सीपीयू है, एक मल्टी कोर सीपीयू है। यहां ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा साफ से लगेगा। ये है आपका मल्टी कोर सीपीयू है, आपके पास दो एएलयू हैं। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सब आपने मतलब आप इस टर्म से अवेयर होंगे, मैं तो तुम बता देता हूं। जो भी आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं एएलयू के द्वारा। मतलब अगर आपको a प्लस बी करना है अपने कंप्यूटर में, तो जो एडिशन है वो एएलयू परफॉर्म करेगा। ओके, आगे अगर आपके पास एक से ज्यादा एएलयू हैं, एक से ज्यादा रजिस्टर सेट हैं, मतलब जनरल पर्पस जो रजिस्टर होते हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे आपका थ्रूपुट भी इंक्रीज होगा, उससे भी आपका थ्रूपुट इंक्रीज होगा। लेकिन उसका कंपैरिजन मल्टी प्रोसेसर से करना ठीक नहीं होगा। उसके एक ही प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं कंप्यूटेशन के लिए वो ज्यादा हैं, लेकिन यहां प्रोसेसर ही एक से ज्यादा है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम्स, द सिस्टम विच आर स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड आर कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम। ओके, स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड से आप क्या समझेंगे? स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड मतलब बहुत एक एक सेकंड का डिले या एक नैनो सेकंड का डिले भी सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए काफी है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड। इसके दो एग्जांपल हैं, हार्डली स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड, सॉफ्टली स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड। अब हार्डली स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड और सॉफ्टली स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आप एक सैटेलाइट पे ऑपरेट कर रहे हैं, मान लीजिए इसरो अपने क्या बोलते हैं चंद्रयान 2 को ऑपरेट कर रहा है, यहां से मतलब अर्थ से ऑपरेट कर रहा है चंद्रयान 2 को। अगर उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में एक पिको सेकंड का भी डिले हो गया, तो जो उसकी पोजीशन है वो कई किलोमीटर तक शिफ्ट हो सकती है। मतलब सैटेलाइट पोजीशन सिस्टम है, वो कई किलोमीटर तक शिफ्ट हो सकता है एक पिको सेकंड, मतलब 10⁻⁻12 सेकंड के डिले पर कई किलोमीटर तक शिफ्ट हो सकती है पोजीशन। मतलब वो पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो सकता है बहुत ही छोटे डिले से। एक पिको सेकंड आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है, उसके डिले से कई किलोमीटर तक का डिफरेंस आ सकता है। तो क्या ये हार्डली बाउंड है, मतलब हार्डली स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड है। आप इसमें डिले कर ही नहीं सकते, मतलब इसमें डिले बिल्कुल भी अलाउड नहीं। कोई भी आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी या कोई भी आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा कि हाँ चलो चलता है, हो गया इतना सही तो है, कोई फर्क इससे में फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो सकता है। अब मान लेते हैं सॉफ्टली स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड क्या होता है? टाइम की आपको यहां भी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन यहां आप ये सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका ओटीपी एक सेकंड लेट आया तो आप क्या करें? कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी, कोई बात नहीं, दोबारा ट्रांजैक्शन कर लीजिए। लेकिन अगर यहां सैटेलाइट लॉस्ट हो गई तो इतने करोड़ आपके खत्म, मान लीजिए पूरी तरह खत्म, कुछ नहीं होगा उनका। यहां आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन फेल भी हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक एग्जांपल हो गया सॉफ्टली और डेडली टाइम बाउंड का। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये बहुत ही आप मतलब ऐसी अगर इंटरव्यू में पूछ ले उसके लिए है, वरना कहीं यूज तो आने वाला है नहीं। एसएक्स वर्क्स, एसएक्स वर्क्स और हो गया RTOS, ये सब आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम, यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट।